नमस्कार। आज फिर एक बार नंदीग्राम से ही बंगाल के संग्राम पर हम आपके साथ हैं। आज फिर पूरे दिन अगर हम देखें, दो बड़ी चीज़ें चलती रही। एक तरफ ममता बनर्जी ने लंबा रोड मार्च किया, लगभग 8 किलोमीटर का रोड मार्च था, और उस रोड मार्च को फिर वो जब एक गांव में घुस जाती हैं तो फिर वो रायपाड़ा के उस गांव में एक लंबा रोड मार्च करती हैं और उसमें हम लोग उनको कवर करते हुए आते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई जिन पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर वो सभा करती हैं। पहली सभा ठाकुर चौक पर होती है, दूसरी सभा फिर एक और जगह और फिर तीसरी अहमदाबाद में। 3 उनकी सभाएं हुई। उसी तरफ से 5 प्रोग्राम कम से कम जो शुभेंदु ने किए, जो शुभेंदु अधिकारी जो मुकाबले में हैं, उसके 5 प्रोग्राम थे। और इन सब के बीच में एक खबर दिल्ली से भी आई, जब गृह मंत्री अमित शाह ने वो ट्वीट किया जिसमें कि वो जो बीजेपी कार्यकर्ता की मदर, जिसकी पिटाई की गई थी कुछ टीएमसी के गुंडों के द्वारा, जैसे आरोप लगे थे उस वक्त, और जिनके नाम भी थे, उस एफआईआर जब उनके खिलाफ करने की कोशिश की गई तो उनकी आज डेथ हो गई। वो बुजुर्ग महिला जो शोभा मजूमदार, उनकी आज मृत्यु हुई। उसके बाद हमने मंच पर देखा कि किस तरह का रिएक्शन ममता बनर्जी ने दिया। ममता दीदी जब अपने मंच में रैली में थी, उन्होंने उस पर खबर, क्योंकि वो कंटिन्यू अगर आप देखेंगे और आप उनको धीरे धीरे अगर हम लोग जिस तरह से उनको कवर करते हैं तो उनकी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, जिससे वो कंटिन्यू अपने फ़ोन पर रहती हैं और उसको देखती रहती हैं। और ऐसे वक्त में इस समय उनको फ़ोन पर रहना भी होगा, क्योंकि हर पल उन तक अपडेट्स जा रही होंगी। इस पर फिर बातचीत करने के लिए मेरे साथ, चूँकि हम लोग यहाँ 2 लोग हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास जी हैं। विकास जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सुबह से आप लगातार लगे रहे हैं, तो उसी लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग बातचीत कर रहे हैं उन लोगों के लिए, जिससे कि उस तमाम चीज़ों से जो आप देख रहे हैं, जिस तरह का जो यूट्यूबर्स में जिस तरह का विश्लेषण भी हम लोग देखते हैं, उस सब में कुछ चीज़ें हमको लगता है जैसे छूटती हैं। इसीलिए हम उन चीज़ों को लेकर आपके साथ हैं। तो शुरुआत करते हैं उस रोड मार्च से, जिस रोड मार्च की शुरुआत लगभग 11 बजे हो गई। पहले 11:30 बजे खुदीराम बोस मार्ग से वो शुरुआत हुई। और उसके लिए मैं विकास जी को जोड़ूं तो उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि वो जहां से शुरू हुआ वो खुदीराम बोस मोड़ है। ये जब आप चंडीपोर से आते हैं और नंदीग्राम की तरफ जाते हैं तो उसमें पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, जैसे कि जहाँ से वो रोड मार्च शुरू हुआ उस मैदान में, उस गली पर, उस सड़क पर इतने ज़्यादा झंडे बीजेपी के और शुभेंदु के लगे हुए थे कि लगा कि जैसे ये ममता दीदी का एक राजनीतिक मोड़ हो सकता है ये चुनाव, जहाँ से उनकी राजनीति की दिशा एक अलग दिशा पर मुड़ सकती है। और शुभेंदु उस मोड़ में कहीं भी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जहाँ से शुरू होनी थी, जहाँ पुलिस अधिकारी भी खड़े थे, वहाँ एक पेड़ था, बड़ का पेड़, काफ़ी बड़ा, और उस पर भी कमल का फूल बना हुआ था। सामने अगर आप दूसरी तरफ देख रहे थे खेतों के अंदर, तो बड़े से कटआउट के साथ मोदी भी थे वहाँ, और सामने मोदी जी का पोस्टर, साथ में शुभेंदु और भूमिपुत्र जैसे पोस्टर, और बहुत सारे झंडे बीजेपी के थे। उसमें कहीं कहीं खोते हुए टीएमसी के भी झंडे थे जो उस तरफ थे। यानी ये वहाँ की शुरुआती जो सूरत हाल थी वो ये थी। एक चीज़ जिस पर मैं बात करने से पहले, जिसका आज मुझे अफसोस भी है, दुख भी है, और शायद मैं जब ये खबरें कभी नंदीग्राम को याद करूंगा तो उस खबर को भी याद करूंगा, क्योंकि खुदीराम बोस मोड़ सिर्फ एक नाम नहीं है, वहाँ एक छोटी मूर्ति भी है, खुदीराम बोस की मूर्ति है। और मैं सिर्फ उसको देखना चाह रहा था कि आखिर इस मोड़, जिस मिदनापुर के सबसे बड़े बेटे, इस मिट्टी से जन्मे एक ऐसे बेटे को जिसको पूरा हिंदुस्तान जिस पर गर्व करता है, और जो जवानी जिसको कहा जाता है, या तो मैं तो उस पुरानी परंपराओं को भी याद करता हूँ जिसमें 17 साल जीने पर क्या कहा जाता है और किस तरह की देश के लिए अपने जीवन को काम आने की बातें की रागनियाँ सुन के हम बड़े हुए। वहाँ एक युवा खुदीराम बोस मोड़ पर एक मूर्ति, जिस मूर्ति का अगर हालत आप देखते तो आपको लगता कि ये क्या मिदनापुर की मिट्टी से पैदा हुआ वो बारूद है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। मुझे लगा कि शायद कोई उसको साफ करेगा। एक बार शायद ममता दीदी अपने संबोधन में नाम लेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी रैली में बांग्ला भाषा, बांग्ला अस्मिता
और बांग्ला जय बांग्ला के नारों के साथ शुरू की, लेकिन इस मिट्टी के सबसे बड़े सपूत के मोड़ से शुरू हुई यात्रा में न एक बार संबोधन हुआ, न उनके लिए कोई मतलब रहा। यानी ये सिर्फ एक नाम था। जिन प्रतीकों की बात की जा रही है उनका कोई मतलब नहीं था। और जब मैंने जाकर देखा तो वो बच्चे उस पर चढ़े हुए थे, उस मूर्ति का, जिसका हल्का सा अगर आप देखेंगे नाक से लेकर वो सही से सही नहीं है। मैं कुछ ऐसे शब्द भी नहीं कह सकता उस महान सपूत के लिए कि जिससे मुझे लगे कि जो वो हो रहा वो तो है, मेरे शब्दों में भी उनके खिलाफ उनके प्रति कोई ऐसा भाव ना दिखे जिससे मुझे पीड़ा हो। नीचे जो नाम था वो नाम भी मिट चुका था। लगता ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी तक ये नाम नहीं गया होगा, क्योंकि जब प्लान बनाया जाता है तो कम से कम 10 बार फाइलों पर साइन होंगे, खुदीराम बोस मोड़। और अगर उनको इस मोड़ का मालूम नहीं है तो मुझे लगता है कि जय बांग्ला और उस तरह का नारा के क्या मायने। चलिए अब हम वापस करते हैं उसको। राजनीतिक ये तो एक दुख रहेगा, और जिन लोगों को इस पर देखना वो मेरे ट्वीट पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने यही ट्वीट कई बार किया, शुरू में किया और उसके बाद किया जब रैली शुरू हो गई थी। चलिए फिर मैं शुरू करता हूं कि वहां से वो निकलती हैं और वो रोड मार्च करती हैं। विकास जी, आप उस वक्त रोड मार्च पर ममता दीदी के घर की तरफ थे, वहीं से क्या चीज़ अलग लगी आज? सबसे पहले देखिए, सबसे अलग तो ये लगी कि उस रोड मार्च के लिए एक टीएमसी की अलग से ताकत दिखाई दे रही थी कि जो लगाई गई थी। सारे कार्यकर्ता, उनके नेता इस बात को लेकर काफ़ी तनाव में दिखाई दे रहे थे कि ये रोड शो, ये रोड मार्च जो है वो ठीक होना चाहिए, ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा के मुताबिक होना चाहिए, इसमें भीड़ होनी चाहिए। लिहाजा लोग लॉरियों में, यहाँ जो जुगाड़ गाड़ी चलती है उस पर लाद कर, बाइकों पर जो और भी गाड़ी सवारी हो सकती है, बैटरी रिक्शा पर लोगों को लाया जा रहा था और समझाते हुए ले जाया जा रहा था। कई बार तो देखे कि एक महिला को झंडा दिया गया और गुब्बारे वाली झंडा उसके हाथ में नहीं थी, तो उसने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, मुझे गुब्बारे वाली झंडा चाहिए। शायद बाद में वो अपने बच्चों के लिए ले जाना चाहती होगी, तो फिर उसे गुब्बारे वाले झंडे दिए गए, तो वो आगे गई। तो एक ताकत लग रहा था कि जैसे कि सब लोग इस बात के लिए प्रयासरत रहें कि किसी तरीके से ये रोड शो अच्छा हो, ठीक हो, ताकि उसका मैसेज जाए। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो कर रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी ने आज ये बात बोला भी कि ममता बनर्जी जा कहाँ रही हैं, एक सीधी सड़क पकड़ ले रही हैं, उसके बाएं दाएं की जगह पे चली जा रही हैं और रैली करके चली आ रही हैं। मैं तो गांव-गांव घूमता हूं, अंदर अंदर जाता हूं, और लास्ट में जहां मैं ये बयान किस समय का होगा? ये बयान जो शुभेंदु अधिकारी ने, जो सबसे अंतिम उनकी जो जनसभा थी, जो एक अत्यंत ही अंदर गांव में थी, लगभग मेन रोड से 12 किलोमीटर के अंदर गांव थी, वहाँ वो गए और गांव के लोग थे और ठीक ठाक संख्या थी वहाँ, और काफ़ी उत्साह में लोग वहाँ थे और बजाते बैंड और आतिशबाजी से स्वागत किया गया शुभेंदु अधिकारी का। वहाँ जमकर आतिशबाजी वहाँ हुई उनके पहुँचने पर, और वहाँ उन्होंने कहा कि ममता दीदी कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, करें, बस एक मेन रोड वो पकड़ लेती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बाएं दाएं ना जाना पड़े, और कुछ लोगों से मिल लेती हैं, आ जाती हैं। और मुझे देखिए कि हम तो आपके बीच गांव में आते हैं, 10 किलोमीटर अंदर आते हैं, फ़ोन आप करेंगे तो ममता दीदी सीएम होंगी, वो कभी आएंगी नहीं आपके दरवाजे, मैं ही आऊँगा। एक शहमात का खेल तो यहाँ बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। मैं अब दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि उस रोड मार्च को फिर मैंने कवर किया और उसके साथ मैं अंदर तक गया, तो ममता दीदी ने आज जब वो रोड मार्च किया, शायद आपको पता नहीं किसी ने बातचीत इस पर हुई या नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, वो रोड जब सीधी वहाँ तक आती है तो उसमें शायद ही 2-3 जगह इस तरह की आती है कि जहाँ आबादी आपको दिखेगी, यानी घर बिल्कुल बराबर में होंगे, क्योंकि सड़क बहुत छोटी होती है। बंगाल में ज़्यादातर मैंने देखा सड़कों की चौड़ाई अगर हाईवेज छोड़ दूं तो बहुत कम होती है, तो लिहाजा उस सड़क के इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ सुरक्षा कर्मियों ने रस्सा डाला हुआ था और चलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। और सिर्फ उससे पहले आज दिन में जब मैंने शुरुआत की थी दिन की, उस समय विकास जी भी मेरे साथ थे, कि जब उस रोड पर, उस सड़क पर खुदाई की जा रही थी, तो मैंने सोचा शायद ये चुनाव, उससे पहले खुदाई क्या की जा रही है, तो दिखा, जब पूछा तो पता चला कि वो मिट्टी जो सड़कों पर जम जाती है, उस सड़क से उनकी व्हील चेयर ऊपर नीचे हो न जाए। चूँकि व्हील चेयर पर चलना है, पैर में चोट है, तो इसीलिए उस पूरे पर लगभग 20 लगाकर उसकी सफाई की जा रही थी, मिट्टी से, सड़क से मिट्टी हटाई जा रही थी। और एक और अच्छी बात, जब मैंने वहाँ पता करने की कोशिश की तो वहाँ थोड़ा अधिकारी परेशान था, जो वहाँ का सुपरवाइज़र था, उसका अधिकारी नहीं जो सुपरवाइज़ कर रहा था, उसने कहा कि सर देखिए, ये कल रात हमको बताया गया और आज 11 बजे शुरू हो जाएगा, बताइए आप 1 बजे से हम लोग कैसे साफ़ कर देंगे और कितना है, मेरा दिमाग एकदम ख़राब है। तो हमने पूछा भाई आपका दिमाग क्यों ख़राब है, तो उन्होंने कहा कि साहब ये PW की सड़क है, हम इरिगेशन के लोग हैं,
पीडब्ल्यू के पास एक आदमी नहीं है। तो ये एक अलग है कि मुख्यमंत्री के उसकी तरफ ये जब किया जा रहा था तो उस समय ऐसा एक शुरुआत हुई। उसके बाद जब ममता दीदी उस पर रोड मार्च कर रही थी, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विकास जी ने शुभेंदु अधिकारी का जिक्र किया, तो मुझे उस वक्त लगातार ये समझ में नहीं आया कि उस सड़क पर जहाँ आबादी नहीं है, उस सड़क के दोनों तरफ जहाँ तालाब है, तालाब के पीछे जो अमूमन घर होते हैं, उस तरह के भी कम घर आते हैं। मतलब उस पूरे 8 किलोमीटर के रास्ते में जो कि एक प्रस्तावित रोड मार्च था, मुझे ये समझ में नहीं आया कि ममता दीदी उस रोड मार्च को यहाँ क्यों कर रही हैं, क्योंकि दोनों तरफ वो लोग भी नहीं है जो हाथ हिला सकें। और वो आपको कैमरों में देखने होंगे, आपको नेशनल चैनल के कैमरों में देखना होगा कि उनमें कहीं भी आपको इस तरह की भीड़ नहीं दिखाई देगी। कहीं कहीं 10, कहीं कहीं 20-15 महिलाएँ ज़रूर दिखाई दी। और जब वो ठाकुर चौक तक, जहां रैली स्थल था लगभग 8 किलोमीटर तक का, वहां हमने महिलाओं की एक कतार देखी जो कि अमूमन शंख ध्वनि, जो कि बहुत ही पवित्र ध्वनि यहां मानी भी जाती है और जिसको अमूमन हम लोग देखते हैं, और एक जो मुंह से आवाज़ निकालते हैं उनको उस तरह से आवाज़ निकालते हुए मिली। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आपने देखा, क्योंकि आप इंतजार कर रहे होंगे, फिर आपको कैसे पता चला कि ममता जी नहीं सीधा नहीं आ रही है? नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो प्रस्तावित रोड शो उनका था, उस रास्ते से अचानक उनका रास्ता बदल लेना, क्योंकि वो गांव के अंदर से होकर आएंगी, ये बताया नहीं गया था। तो मैं ऐसे जगह पे खड़ा था कि ताकि वो जब ममता बनर्जी अपने घर से निकली तो यही था कि सीधे जाएंगी और फिर वो इसी रास्ते लौट करके आएंगी। फिर जब उधर से खुदीराम बोस चौक से जब तमाम टीएमसी के लोग झंडे लेकर के और ठाकुर चौक की ओर जब जाने लगे, तब एक टीएमसी के कार्यकर्ता से मैंने पूछा कि ये क्या बात है, तो कहा नहीं, दीदी गांव की ओर चली गई हैं। तो उस वक्त मुझे जानकारी लगी कि दीदी गांव के अंदर चली गई हैं। आप देखिए, उसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि ममता बनर्जी के दिमाग में आया हो कि गांव के अंदर चलें तो वहाँ भी कुछ लोगों से मुलाकात हो जाए। लेकिन एक जो मोटे तौर पे जो हमें समझ में आया कि वो जो सड़क जहाँ ममता बनर्जी ने अपना आशियाना बनाया है, यानी कैंप ऑफिस बनाया है, उसके दोनों तरफ आपने भी देखा, चर्चा भी हुई थी कि बीजेपी के झंडों से वो अटा पड़ा था। मोदी दिखाई दे रहे थे, शुभेंदु अधिकारी दिखाई दे रहे थे, हालांकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपने भी झंडे बैनर खूब लगाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ममता बनर्जी उससे बचना चाह रही थी क्या, क्योंकि सारे नेशनल मीडिया के कैमरे भी होंगे। जब वो तस्वीरें चलती तो उसमें बीजेपी और मोदी भी दिखाई जरूर देते। तो मुझे वहाँ पर सबसे पहले जो मेरे दिमाग में है कि शायद ममता बनर्जी इन झंडों से बचना चाह रही थी, इसलिए उस पतली सड़क से होते हुए गांव के अंदर से होकर और अगले चौराहे पर वो फिर मेन रोड पर आई। अब मैं उसमें 2 चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि विकास जी वहाँ इंतजार कर रहे थे और मैं साथ चल रहा था। जब उन्होंने उस रयापाड़ा की तरफ जाने वाले गांव की तरफ मोड़ा तो बाकायदा रुकवाया गया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, फिर उन्होंने भागकर मीडिया के कैमरों को कहा, और मीडिया के कैमरों को जो ट्रक पर चल रहे थे, एक मिनी ट्रक जो टेम्पो था उसमें सारे लोग कैमरा में थे। 2 पहले ट्रक थे, उनको एक किया गया क्योंकि दीदी को सामने से कुछ दिख नहीं रहा था। 2 ट्रक पैरेलल चल रहे थे, 2 मतलब ये जो छोटे टेम्पो थे, तो एक टेम्पो में हो और बाकी सब पैदल हुए। उसके बाद उनको पहले भेजा गया उस पतली सड़क पर। फिर मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने बंगाल का गाँव नहीं देखा है, शायद वो उस तरह की पतली सड़क नहीं समझ पा रहे होंगे जिससे सिर्फ एक वाहन ऐसे जा सकता है या ऐसे आ सकता है। यहाँ तक कि साइकिल या स्कूटर भी आएगा तो आपको बैक करना पड़ेगा या उसको बैक करना पड़ेगा। इस तरह की सड़कों पर जब उन्होंने अपना जो व्हील चेयर है, जो मोटराइज्ड व्हील चेयर मुझे लगा, वो मोटराइज्ड व्हील चेयर वहाँ उतारा, और उसके बाद मुझे लगा कि शायद ममता दीदी जिस तरह की बात कर रही थी कल, उसमें एक लिंक मिसिंग है। वो लिंक छोटा लिंक नहीं है, वो 14 साल का लिंक मिसिंग है। तो वो मंच से जिन लोगों के नाम ले रही थी, जिन्होंने उस संघर्ष में उनका साथ दिया था, या जिस संघर्ष ने को ममता बनर्जी और इस बंगाल की शेरनी बनाया था, वो उन गांव का जिक्र कर रही थी। मुझे लगा शायद इस गांव से उनका कोई उस आंदोलन का नाता रहा होगा, क्योंकि अलग अलग गांव से छुपते हुए आई। लेकिन जब वो गांव में गई तो ये एक और बातचीत जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि गांव में ऐसे बहुत से घर दिखे जिनमें कि पुरुष अंदर की तरफ ऊपर से देख रहे थे, यानी फर्स्ट फ्लोर से देख रहे थे, लेकिन बाहर नहीं आए। कुछ ऐसे लोग मिले जो नीचे तालाब में पानी मतलब जिसमें अपने तालाब में जो उनका काम होता है कि उससे कपड़े धोते हैं या जो भी नहाने का काम था वो करते रहे, वो आगे की तरफ नहीं बढ़े। ये सब जो हम लोग जो भी बातें करते हैं, मैं इस पर जो भी बातें करता हूँ वो सब मेरे पास होता है, मतलब मैं उसको स्क्रीन पर देखता हूँ, डाल भी सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें वो मेरे आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगी। तो इसलिए जी, आपने गौर किया कि नहीं कि जब ममता बनर्जी व्हील चेयर से चल रही थी और पीछे उनके कार्यकर्ता और मीडिया लाजमी हम सब लोग थे, वो जो पतली सी सड़क से वो गांव से होकर निकल रही थी, अमूमन जब बड़े नेता और ममता बनर्जी की तरह कोई अगर नेत्री निकले तो उम्मीद की जाती है कि सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े होंगे, गांव के लोग उनका अभिवादन करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे।
मुझे तो कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया कि महिलाएं खड़े होकर के उनका इंतजार कर रही हों या गांव के लोग ममता बनर्जी को देखना चाहते हों। एक मुझे लगा कि जैसे पैदल मार्च की तरह होता है ना, वो आगे उस सड़क पकड़ के सीधे चली आ रही हैं, वो भी बेपरवाह थी कि कोई है या नहीं है, किसी तरीके से दूरी तय करनी है। मुझे तो ऐसा ही लगा। वो उन्होंने कोशिश की कि जो लोग दिख रहे थे उनसे बात की। रास्ते में उन्होंने एक छोटे से बच्चे से जो फूल लिए हुए खड़ा था, जंगली फूल थे, अपनी माता जी के साथ, थोड़ा गांव का छोटा घर था, तो उन्होंने उसके हाथ से फूल भी लिए और उन्होंने अपना संवाद करने की कोशिश की। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये संवाद बहुत दूर से आता हुआ संवाद था, क्योंकि अगर आप उस गांव से मुख्यमंत्री गुजर रही हो और लोकप्रिय मुख्यमंत्री गुजर रही हो तो लगता है कि आसपास के गांव के भी आ सकते थे। लेकिन वो शायद एक बहुत छोटा स्पैन रहा होगा, तो लेकिन गांव के लोग थे वो होने चाहिए थे, वो मुझे नहीं लगा। फिर वापस वो रियापाड़ा के उस चौराहे पर आती हैं और जो वहाँ चीज़ और इंटरेस्टिंग आपको मैं बताना चाहूँगा, वो और बड़ी चीज़ थी कि वो नई सड़क पर चल रही थी। बिल्कुल नई सड़क थी, यानी वो सड़क अभी बनी थी, अभी बनी। सिर्फ इधर की नहीं, इधर भी नई सड़क बनी। और आज एक और हम लोग अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, आज नंदीग्राम 2 में, यानी जो हिंदू बाहुल्य इलाका है और जिसको अब इस लड़ाई में ट्रेडिशनली ये माना जा रहा है कि यहाँ से शुभेंदु बढ़त हासिल करेंगे, तो वो उस तरफ थी। और शुभेंदु आज शायद नंदीग्राम 1 के हिस्से में काफ़ी देर तक 1 के हिस्से में, शाम को 2 के हिस्से में गए। तो ये जो 1 और 2 का खेल है, ये भी आपको हम समझाएंगे इसमें। तो फिर उसके बाद वो रियापाड़ा की नई सड़क पर आती हैं और अब हम उनके साथ चलते चलते आ गए हैं रैली स्थल पर। रैली स्थल पर क्या हुआ, किस गीत से शुरुआत हुई, इस पर विकास जी खुद प्रकाश डालें और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। विकास जी, जब हम लोग हुए तो फिर आज फिर अदिति मुंशी वहाँ थी। अदिति मुंशी खुद भी चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या उनको नहीं लगता कि अपने चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, दीदी के साथ मंच पे भजन? जब दीदी को ही पूरे वेस्ट बंगाल में होना चाहिए और खुद वो नंदीग्राम में है। आप देखिए तमाम नेता उनके साथ आ रहे हैं, उनके सांसद हों या और दूसरे कार्यकर्ता, जिनको तमाम दूसरी जगहों पर ड्यूटी पे लगाया गया था, लेकिन 1 तारीख तक सबको इस नंदीग्राम में ही बुला लिया गया है। और सबसे मज़े की बात देखिए आप कि जिस जय श्री राम, राजा राम या भगवान का नाम लेने से ममता बनर्जी भड़क जाती थी और सार्वजनिक तौर पर तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वो भड़क गईं। और अब देखिए जो गाने गाए जाते हैं या भजन जो गाए जाते हैं, उसमें राजा राम शब्द भी आता है, श्री राम शब्द भी आता है और कृष्ण और शिव का नाम तो आता ही आता है। इससे अब ममता बनर्जी को कोई एतराज़ नहीं है, उससे कोई परहेज नहीं है और बजाबता ममता बनर्जी खुद ही आदेश देकर के उस भजन को गवाती हैं। यानी उनको अब एहसास हो गया है कि अगर अब वो राजा राम और सिया राम नहीं गाएंगी तो शायद उनकी नैया यहाँ पार न लगे। अच्छा, आज फिर एक चीज़ रही, जब हम लोग पीछे की तरफ, हालांकि ये मैदान कल के मैदान से भी छोटा था, बहुत छोटा मेला मैदान से भी ये छोटा, ये मैदान था ही नहीं, मूलतः ये खेत था। फसल, चूंकि धान की फसल कट, ज़्यादातर यहाँ इसी तरह की फसल कट चुकी है, तो एक छोटे से ग्राउंड में बनाया गया था और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि छोटी छोटी सभा ममता बनर्जी करते चले जा रही हैं। एक गांव विशेष, ब्लॉक लेवल की सभा, एक गांव एक पंचायत विशेष की सभा है और बहुत ज़्यादा लोग अगर नहीं आते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और बंगाल में उनके कद का शायद इस धरती पर शायद ही अभी तक कोई नेता ना हो अभी मौजूदा वक्त में। वैसे में आप देखें कि पीछे का आधा हिस्सा खाली ही रह गया। उतने छोटे से माठ में, यहाँ माठ बोलते हैं ना, उतने छोटे मैदान में, उस खेत में सिर्फ आगे जो लोग दिखाई दे रहे थे, बेशक कैमरे में हो सकता है कि वो ज़्यादा लोग दिखाई दें, लेकिन पीछे का हिस्सा पूरा खाली था। और जब ममता बनर्जी आई तब तो महज 200-300 लोग बैठे थे। जब उनके पीछे चलने वाले कार्यकर्ता जब उसमें आकर, वही मैं कहना चाह रहा था, तब जाकर के दिखाई दी कि शायद यहाँ 1000-2000 जो कि वो उस हिस्से के नहीं हो सकते, उस हिस्से के नहीं हो सकते, वो तमाम दूसरी जगहों से आए थे, वो मोटरसाइकिल से आए थे, वो गाड़ियों पर लद कर आए थे। अगर उस स्थानीय की अगर बात की जाए कि उस गांव के लोग कितने थे, उस पंचायत के लोग कितने थे, तो मेरा अपना आकलन है शायद हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, 200-500 लोग से तो ज़्यादा नहीं थे। ये चीज़, ये बात इशारा करती है कि किस तरह से मंच से ममता बनर्जी ने अदिति मुंशी के साथ, और वो खुद भी, मतलब ये नहीं है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और उनकी छवि आज भी जो कनेक्ट है, जो आज की रैली या कल की रैली है उससे भी पता चलता है कि उनका कनेक्ट अभी भी बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ है। अगर आप देखेंगे तो उस समय उनके तमाम रैलियों में महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जो कि पुरुषों से भी कई बार ज़्यादा होती है। तो आज भी उनकी रैली में शुरू हुआ, लेकिन रैली में उन्होंने जब अपना भाषण देना शुरू किया तो उसमें कई सारी चीज़ें बोली और आज ये तक बोला कि शुभेंदु और उन अधिकारी परिवार का
वो किस तरह से उन्होंने मिसयूज़ किया था, और यहाँ तक कि फायरिंग हुई थी तो उसमें पुलिस को आने नहीं देने वाले, और जो दूसरे जो एट्रोसिटीज़ हुई उनके साथ भी ममता बनर्जी ने अधिकारी बंधुओं का रिश्ता जोड़ा। और इसके बाद मुझे लगता है शायद आप अगली रैली के लिए शायद निकले थे, मुझे मालूम नहीं कि आपने जब उन्होंने ये कहा आप थे या नहीं कि वो महिला की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि अमित शाह ट्वीट करता है, वहाँ बैठ के ट्वीट करता है गृह मंत्री, ट्वीट है। और शोभा मजूमदार के बारे में उन्होंने कहा कि नहीं जानता, लेकिन पहले अपनी कानून व्यवस्था देखो। हाथरस की यूपी का क्या कानून व्यवस्था का हाल है। नहीं, ये जब उन्होंने शायद बोला उसके पहले मैं निकल चुका था, लेकिन उसका असर और जगहों पे दिखाई दिया कि दूसरे जगह जब वो गई जहां मैं था, एक उसके बाद जो हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं बाइल पर आता हूँ, पहले इसको ख़त्म करते हैं कि यहाँ से फिर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री वो गृह मंत्री को पहले वहाँ देखना चाहिए, और वो ट्वीट खेल रहे हैं। पहले हाथरस की कानून व्यवस्था बताइए वहाँ क्या है, पहले वो ये बताइए कि दिल्ली में क्या कानून व्यवस्था है, फिर राजस्थान में क्या कानून व्यवस्था है। वो शायद ये कहते कहते ये भूल गई कि बीजेपी का शासन न राजस्थान में न दिल्ली में है, और हाथरस का केंद्रीय गृह मंत्री से कोई रिश्ता नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो उस उत्तेजना में कई बार कई ऐसी चीज़ें कर रही हैं जो कि मुझे लगता है कि इसमें भी सीबीआई की जाँच वाले में भी कि किस तरह से यहाँ सीबीआई आई, उस किसने वो आदेश दिए थे पुलिस को आने के, ये तमाम चीज़ें भी वो गलत मुझे लगता है कोट कर रही हैं। और कई चीज़ें जैसे कल बिरुलिया बाज़ार में उन्होंने अपनी गलती एक तरह से मान ली थी, और उसको कहा कि, और वो गलती मानना भी इसलिए था क्योंकि वो प्रेशर हो गया, वो मुद्दा हो गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस लाइन को उस तरफ ले गए। अब आगे चलते हैं हम, जब वो अगली सभा में पहुँचती हैं। अगली सभा में जब आप पहुँचे तो उस भीड़ का आलम ज़रा बताइए। देखिए, अगली सभा में ममता बनर्जी जो बायल में था, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आगे वो सभा थी। ममता बनर्जी आधे घंटे देर से वहाँ पर पहुँची, लेकिन जब वो पहुँची तो फिर एक बार मंच पर देखी कि हालात क्या है, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से बात की, और उसी मंच पर पीछे एक छोटा सा कमरा बनाया गया था, जैसे ग्रीन रूम जो अक्सर बनाया जाता है वीआईपी के आराम करने के लिए, पानी पीने के लिए। फिर उसमें तुरंत वो चली गई। फिर उस कमरे के अंदर अंधेरा था, तो फिर उस कमरे और मंच के बीच में जो एक गलियारा सा बना था, उसमें उनके व्हीलचेयर को लगाया गया और फैन लगा दिया गया, जहां वो 1 घंटे तक बैठी रही। लगभग 1 घंटे तक अकेले घंटे तक नहीं, उनके जो मतलब अकेले मतलब अपने कार्यकर्ताओं, जो कार्यकर्ता थे, जो एक आध सांसद, जबकि रैली का समय पहले ही आधा घंटा लेट, पहले ही आधा घंटा वो देर से पहुंची थी। उसके बाद वो वहां 1 घंटे तक इंतजार करती रही, क्योंकि जब वो पहुंची तो 80% पंडाल खाली था, 20% ही भाग में लोग बैठे हुए थे, और मुझे लग रहा था कि शायद 500-700 लोग रहे होंगे चारों तरफ, अगर मिला दिया जाए। उससे ज़्यादा संख्या तो वहाँ पुलिस और सुरक्षा बलों की थी। पुलिस और सुरक्षा बलों की संख्या सुबह मार्च में बहुत ज़्यादा थी। तो अब उसके बाद उनके छोटे कार्यकर्ता भाषण देना शुरू किए, और ये बताना शुरू किए और आरोप लगाना शुरू किया। आश्चर्य की बात कि पहली बार मैं ये भी सुना कि पुलिस वाले उनके कार्यकर्ता को और आम लोगों को रैली स्थल तक आने नहीं दे रहे हैं। सामान्य तौर पर ऐसा आरोप बीजेपी वाले लगाते हैं यहाँ, वो लगातार लगाते रहे, चाहे ब्रिगेड मैदान में हो चाहे कहीं हो। आप देखें कि झारग्राम में जो अमित शाह की रैली थी, इस वजह से कैंसिल कर दिया अमित शाह जाने। हालांकि उन्होंने बताया था कि चौपर खराब हो गया, लेकिन बाद में जो जानकारी आई कि वहाँ लोग ही नहीं पहुंचे और वहाँ डिस्टर्ब किया भी गया था। तो यहाँ आज टीएमसी के मंच से ये बातें कही जा रही थी कि पुलिस वाले लोगों को नहीं आने दे रहे हैं। कल भी ये कह रहे थे, याद कीजिए, छोड़ दीजिए, आप उनको अंदर आने दीजिए, अंदर आने, जबकि बाहर कोई लोग ही नहीं थे। हाँ, बाहर जबकि कोई लोग ही नहीं था। तो उसके बाद ममता बनर्जी इंतजार करते हैं। फिर आज मंच पर ममता बनर्जी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो बांग्ला फिल्म स्टार थे या फिर बांग्ला सीरियल में काम करने वाले टीवी के स्टार थे, उन लोगों को मंच पर बुलाया था, और उसको एक हथियार और टूल की तरह उपयोग किया गया कि उन लोगों से भाषण कराना शुरू किया गया। वो लोग गाना शुरू किए, कुछ लोग मिमिक्री करना शुरू किए, ताकि इससे भी भीड़ जुटे, जो मैं अंदाज़ा लगाया। खैर, जब ममता बनर्जी बोलना शुरू की काफ़ी देर के बाद, 1 घंटे इंतजार के बाद मंच पर सामने आई, तो और लोग बोलना शुरू किए। तब वहाँ 2-3 हज़ार की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन फिर भी पीछे का पूरा हिस्सा खाली था और भीड़ में उत्साह नहीं था। बेशक कम लोग हो सकते हैं, ये बात हमको वहाँ भी पता चला। ये बात हम लोग उस रैली की बात ठाकुर चौक की करें कि वो जो जब भी वो बोल रही थी तो लग रहा था जैसे वो खुद से बातें कर रही हों, क्योंकि सामने से कुछ ही ब्लॉक्स में बैठे हुए कुछ सेलेक्टेड लोग तालियां बजाते थे, कुछ उसमें नॉर्मल लोग कभी जुड़ते थे, कभी नहीं जुड़ते थे, और ज़्यादातर नहीं जुड़ते थे। उसी तरह की बात विकास जी बता रहे हैं।
जी। और उसमें सीधी सी बात है कि वो आज मुझे लगा कि बहुत ही अच्छे ढंग से जिसने भी प्लान किया था वो बहुत अच्छे ढंग से प्लान किया था कि एक यू शेप में उनके कार्यकर्ता खड़े हो गए थे उस पंडाल में जाकर, कि बाएं साइड में भी खड़े हैं, दाएं साइड में भी खड़े हैं, और ममता बनर्जी सामने अगर देख रही हैं तो वहाँ भी खड़े हैं, और पीछे 2 लोग थे जो इशारा बार बार ताली के लिए कर रहे थे। तो वो कार्यकर्ता काफ़ी शोर मचा रहे थे, लेकिन जो सामने महिलाएं बैठी थी, जो और कुछ पुरुष भी थे, सामान्य तौर पर यहाँ पुरुष खड़े ही होते, महिलाएं सामने बैठती हैं, उन महिलाओं को देखा कि बड़े भाव शून्य तरीके से ममता बनर्जी की बातों को वो लोग सुन रही हैं। वो टीएमसी के हैं, टीएमसी को वोट देंगे, लेकिन उनकी ताकत दूसरे वोट खींचने की तरफ नहीं। अगर टीएमसी को अगर वो वोट देंगे तो ऐसा लग रहा था उनकी भावनाओं से कि शायद वो किसी और को कन्विंस करने के मूड में नहीं है या कर नहीं पाएंगे। तो क्योंकि उत्साह दिखता है, जैसे मैं बताऊं कि जो शुभेंदु अधिकारी की अंतिम सभा उसी पर जाएंगे, उत्साह मुझे दिखाई दिया, जबकि वो एक पंचायत विशेष में वो सभा थी और रात हो गई, 2 घंटे देर शुभेंदु पहुंचे। वहाँ बाहर से लोगों के आने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि गांव के अंदर एक पंचायत में एक काली मंदिर के पास थी। लेकिन जब शुभेंदु पहुंचे तो वहाँ बैंड बाजे से उनका स्वागत, आतिशबाजी हो रही है, 10 मिनट तक आतिशबाजी होती रही। वो काली मंदिर में उन्होंने पूजा की, और मुझे लगा कि एक गाँव के भीतर अगर सभा है तो वो संख्या ठीक है, और वो संख्या अगर ठीक नहीं भी है तो जितने लोग वहाँ थे उन लोगों में उत्साह था। सभी लोग बैठे थे, जब शुभेंदु आए तो तमाम सारे लोग खड़े होकर सुनना चाह रहे थे, फिर शुभेंदु के कहने पर वो लोग बैठे, महिलाएं बैठ गईं, तो वहाँ एक उत्साह दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि अंतर तो दिख रहा है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के कैंपेन करने के तरीके में भी, लोगों के रिस्पॉन्स में भी, और ममता बनर्जी जिन इलाकों में जा रही हैं और शुभेंदु जिन इलाकों में जा रहे हैं उसमें भी अंतर है। और यहाँ के लोग ही ये अंतर बता रहे हैं कि ममता उन इलाकों में ज़्यादा जा रही हैं जहाँ उनके मुस्लिम्स लोग हैं, शुभेंदु वहाँ जा रहे हैं जहाँ हिंदू बाहुल्य है। कल जो है ममता बनर्जी अपने इलाके में होंगी, क्योंकि नंदीग्राम 1 उनका हिस्सा है, और वो हिस्सा इसलिए कहा जा रहा है कि उनका अपना है क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन क्या वाकई अब सांप्रदायिक जो इलेक्शन की बात थी, जो ध्रुवीकरण की बात थी, वो लगभग उस तरफ बढ़ चुका है। बिल्कुल उस तरफ बढ़ चुका है, और ध्रुवीकरण की जो बात कही जा रही थी वो दिखाई भी दे रहा है, और इसको दोनों समुदाय के लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। आज जब मैं ममता बनर्जी के घर के सामने खड़ा था तो वहाँ तमाम मुस्लिम कार्यकर्ता आए, और वो लोग उत्सुकतावश की, एक मीडिया का व्यक्ति खड़ा है तो पूछे कि नंदीग्राम में क्या होगा, आप लोगों का क्या आकलन है। तो हमने कहा कि भाई यहाँ तो लोग, जानबूझकर मैंने कहा कि यहाँ तो लोग खुलकर बात नहीं करते। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोग तो बात करेंगे खुलकर, आप बात करिए हमसे। तो हमने कहा बताइए क्या होगा। तो वो जो शुभेंदु अधिकारी के लिए जो मिर्जाफर, गद्दार, चोर जैसे शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है, तो कहा वो था, और हम लोग तो ममता दीदी के साथ हैं, लेकिन दिक्कत ये हो गया कि बीजेपी वालों ने हिंदू मुसलमान में बांट दिया है। ये टीएमसी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने ही ये बात ममता बनर्जी के घर पर मुझसे कही। तो इसका मतलब वो जो बातें कही जा रही थी वो दिख भी रहा है। और जब हिंदू लोगों से बात की जाए तो लोग ये तो नहीं कहते हैं कि बट गया, लेकिन कहते हैं ममता दीदी ने तो सिर्फ काम मुसलमानों के लिए किया। तो ये दिमाग में उनके बैठा हुआ है कि वो तो मुसलमानों के लिए काम करती है, हमारे लिए तो करती नहीं है। अगर ये बीजेपी आती है तो शायद हमारे लिए करे। तो एक बंटवारा, ध्रुवीकरण तो न सिर्फ नंदीग्राम में, मुझे लगता है कि कमोबेश पूरे पश्चिम बंगाल में है। अगर मैं एक बात कहूं कि किस तरह से, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी कैंपेन को बदल दिया, और बीजेपी की जो स्ट्रेटजी बनाने वाले, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चाणक्य कहना, अमित शाह जी को, तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई है, क्या ये आपको अजीब नहीं लगता कि जिस आदमी पर सड़क बनाने की जिम्मेदारी थी, जिस आदमी पर नंदीग्राम का विकास करने की जिम्मेदारी थी, वही आदमी अब आरोप लगा रहा है। तो ये मतलब ये कैसे पब्लिक कन्विंस हो रही है? धीरे जी, आप भी राजनीति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। राजनीति में जो पहले आरोप लगा दे वही सिकंदर है। अब चूंकि यहाँ शुभेंदु अधिकारी अब टीएमसी में नहीं है, मंत्री वो थे, आज उन्होंने स्वीकार भी किया कि मैं मंत्री था, लेकिन मैं ग्रामीण विकास मंत्री तो नहीं था। सड़क की बात जब आई कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं कि सड़कें ठीक नहीं हैं और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, तो शुभेंदु अधिकारी कहे कि मैं सड़क बनवाने का मंत्री थोड़ा ही था, ये काम तो मुख्यमंत्री का था। अब आप देखिए कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी ये थी, आज वही व्यक्ति पलटकर दूसरे पे आरोप लगा रहा है और पब्लिक ताली भी बजा रही है। देखिए, मुझे इसमें ये लगता है कि इस बात को शुभेंदु को कहने का जितना बड़ा मादा है वो शायद हिचकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये वोट शायद
सिर्फ उनके दम पर उनकी तरफ नहीं आ रहा है। ये वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जैसा कि अलग अलग हिस्सों में हमने खुद देखा, और मैं इस बात के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हूँ जो इसके उलट बात कर सकते हैं, कि ये वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर मिल रहा वोट है। क्या ये वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ने यहाँ शुभेंदु को बजाय इसके कि वो सवालों के घेरे में होते, वो सवाल करने वालों में खड़े कर दिया? बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरे देखिए, शुभेंदु अधिकारी के साथ एक बीजेपी को ये फायदा हुआ है कि तमाम वर्कर मिल गए हैं। एजेंडा तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही तय किया है, धारा मोदी ने बदली है। उस धारा पे जो आजकल चलते हुए जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है कि शुभेंदु आए तो अपने साथ तमाम अपने लोगों को लेकर के आए, जो बीजेपी के पास कमी थी। उसके पास नंदीग्राम में कार्यकर्ता बहुत कम थे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति, अगर प्रत्याशी आज बीजेपी का होता, तो जो आप झंडे, बैनर, पोस्टर, मोदी, योगी जो दिखाई देते हैं, शायद इस तरह दिखाई नहीं देते, क्योंकि बीजेपी के पास उतनी संख्या में लोग यहाँ नहीं थे। हालात सुधरने के बाद भी उतने नहीं थे। शुभेंदु के पास बहुत मैन पावर है, उनके साथ काम करने वाले टीएमसी में कार्यकर्ता थे, वो आज बीजेपी में हैं। लेकिन जिस एजेंडे पर आज राजनीति हो रही है, उस एजेंडे को तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने सेट किया है। आज लोग बात क्या करते हैं, वो शुभेंदु को भी यहाँ नहीं बात करते हैं कि शुभेंदु को वोट देंगे, बोलते हैं जय श्री राम को वोट देंगे। यहाँ बीजेपी का मतलब जय श्री राम हो गया है। यानी जो एक कार्ड अमित शाह ने खेलना शुरू किया, जिसको आकर के प्रधानमंत्री, ये मुझे लगता है कि कार्ड अमित शाह या प्रधानमंत्री का कार्ड नहीं है, ये ममता दीदी का उनके जेब में दिया गया पदक है। उनको कहा गया कि ले जाइए, क्योंकि ना उनको उस रैली में ऐसा कहने का कोई वो था, क्योंकि हनुमान हम लोगों ने जगह जगह देखे हैं, और ना ही मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब उस प्रोग्राम में शामिल थे तो उसमें उनको इस तरह से रिएक्ट करने से मुझे लगता है कि एक मुद्दा उन तक चला गया। देखिए, एक अनुभव मैंने किया कि यहाँ जो आज सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, इसमें बीजेपी की करनी कम है। बीजेपी को तो बोनस के तौर पे मिल गया है, थाली में परोस कर मिल गया है। क्योंकि जो 10 साल तक ममता बनर्जी करती रहीं, आप देखें कि जो अच्छा हाँ, एक और बात मैं भूल जाऊंगा आपके उसमें, चूंकि बातचीत से बात निकल रही है, कि यहाँ क्या जो हम लोग रिकॉर्ड देख रहे थे, क्या मुस्लिम 99% बैकवर्ड क्लासेस में दे दिया गया ओबीसी का उनको? हाँ, 99% बैकवर्ड क्लासेस में दे दिया। यानी ये ऐसा मेरे विचार से पूरे देश का अकेला राज्य होगा कि जहाँ मुस्लिम आबादी जो लगभग 30% है, उसमें से 99% ओबीसी में है। ओबीसी में, चूंकि संविधान उनको SC/ST में जाने नहीं दे सकता है संवैधानिक प्रावधान के तहत, तो जहां तक वो उनको ले जाया जा सकता था वहां तक ले जाया गया, सबको ओबीसी में डाल दिया गया, और ओबीसी के जितने फायदे हैं उन्हें दिया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ खेल खेला गया। ये एक बात नागवार हिंदू समाज के ओबीसी को लगता है, तमाम दूसरे हिंदुओं को भी लगता आज है। लेकिन दीदी ने ये कहा मंच से कि मैं उनको और शामिल करूंगी। याद होगा कि वो हिंदू समाज की बात कर रही है, जिनको शायद बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, तो इस वजह से शायद ये रिएक्शन। देखिए, अब तो दीदी जय श्री राम सिया राम से भी परहेज नहीं कर रही हैं। अगर जिस तरीके से दीदी प्रतिक्रिया व्यक्त करती थी और 10 साल तक शासन की, और जो उनके ऊपर लगातार 10 वर्षों तक आरोप लगते रहे, अब उन बातों पर का शायद दीदी को एहसास हो रहा है कि उनकी गलती, ताकि उसी पर फिर आ रही हैं। नहीं तो मंच से क्यों राजा राम सिया राम का भजन गवाती, क्यों उन लोगों की बात करती जिन लोगों को 10 वर्षों तक वो वंचित रखी? क्योंकि उनको अब डर सताने लगा कि ये मैंने नहीं किया और इसकी वजह से सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और मुझे नुकसान होने जा रहा है, तो वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए अभी बातें करती हैं। आज हम लोग ख़त्म की तरफ चलेंगे, क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। यानी हम कहें कि आज जब ये ख़त्म होगा चुनाव प्रचार, उस दिन देश के गृह मंत्री, जिनके साथ अब दीदी मंच से रोज संवाद कर रही हैं, वो होंगे मिथुन चक्रवर्ती होंगे, जो कहते हैं कि वो पानी के सांप नहीं कोबरा है, तो वो भी होंगे, छू देने से मार देते हैं, तो कल वो भी होंगे। लेकिन आज के दिन का अगर हम सम अप करें, तो आज की लड़ाई में पलड़ा किसका भारी रहा? 3 रैलियां, रोड शो और 5 प्रोग्राम, उनमें किसका पलड़ा भारी रहा, ये मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए, पलड़ा के अगर देखिए शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की अगर तुलना कर लें तो पलड़े का अंदाज़ा लग जाएगा। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, अपने दम पर सत्ता में आई हुई हैं, इस राज्य में उनका तूती बोलता है, और एक शुभेंदु अधिकारी उनके साथ काम करने वाला व्यक्ति था। यहाँ अगर थोड़ा भी नुकसान अगर होता है अगर टीएमसी को, तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी बात है ना। आज जिस तरह की भीड़ ममता बनर्जी में थी, या लोग जो इकट्ठा हुए थे, जो जैसा उत्साह था, और शुभेंदु अधिकारी के साथ जो लोग चल रहे हैं और जिस तरह के नारे लग रहे हैं, तो उसमें तो मैं कहूँगा कि शुभेंदु अधिकारी का ही पलड़ा भारी दिखाई दिया मुझे। क्योंकि कद के हिसाब से तुलना करनी पड़ेगी, कद के हिसाब से। लोहा अगर 100 क्विंटल हो और सोना अगर 50 किलो हो, तो उसके हिसाब से तुलना करेंगे ना। ममता बनर्जी का कद बहुत बड़ा है,
मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु कभी मुख्यमंत्री तो नहीं हुए ना, उस पार्टी में उनके सहयोगी की भूमिका में ही थे ना। और सहयोगी की भूमिका में रहने वाला ये मजबूर कर दे कि वो 5 दिन तक घुटने टेक करके नंदीग्राम में रहें और रोड शो करें, व्हील चेयर पर चलें और सामान्य कार्यकर्ताओं से बात करें, ग्राम प्रधानों से फ़ोन पर बात करें, तो ये तो शुभेंदु अधिकारी ने मजबूर किया ना उनको। तो पलड़ा तो इसी का भारी कहेंगे। आज की इस बहस में हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं कि आज की इस लड़ाई में पलड़ा जो है शुभेंदु का भारी रहा, क्योंकि ये रोज़ का सेंसेक्स है, ये रोज़ बदल रहा है। ममता दीदी 5 दिन अगर यहाँ रह रही हैं तो वो इसी वजह से रह रही हैं कि इसमें रोज़ जो सेंसेक्स है उसमें उनका सेंसेक्स ऊपर की तरफ बढ़े। लेकिन आज जिस तरह से उनकी सभाओं की भीड़ थी और जिस तरह से उन्होंने अपने रोड मार्च को डिज़ाइन किया था, मुझे लगेगा कि जो लोगों ने ये रोड मार्च डिज़ाइन किया था उन्होंने कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर की है, क्योंकि उनको ये ज़रूर तय करना था कि रास्ते के दोनों तरफ कम से कम आबादी हो जो ममता दीदी से इंटरेक्ट करे। और आज ममता दीदी ने जिस तरह से मंच पर, मैं आखिर में ये बात बता देना चाहता हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर भवानीपुर से लड़ती तो आसानी से जीत जाती या 5-6 जगह से जीतती, लेकिन मैं नंदीग्राम से लड़ूंगी और जीतूंगी। भवानीपुर का याद करना ये बताता है कि यहाँ चने काफ़ी कड़े हो चुके हैं और लोहे के चने हैं। अब देखते हैं कि दीदी चबा पाती हैं या नहीं। अब जिस दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा हम फिर आपके सामने होंगे और इस बात पर बात करेंगे कि आखिरी दिन चुनाव प्रचार से पहले किसका पलड़ा भारी रहा, और इस पर हमारी भी साख 2 मई को जब बात करेंगे तो दांव पर लगेगी और ये देखेंगे कि क्या रहा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी।